हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में ऐसे ऐसे प्रश्न देखेंगे और ऐसे डिटेल्स देखेंगे जिसको देखकर आप बोलेंगे कि हाँ, वाकई में ये आज की वीडियो का कंटेंट जो था वो ज़बरदस्त था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो है, ये जो प्रश्न है, ये आपके सारे जीके जीएस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काम आने वाले हैं। और रिसेंटली अभी जो महिला पर्यवेक्षक प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम पंडित सुंदरलाल शर्मा का होने वाला है, उसके लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रश्न। ठीक है, पुनः बता देता हूँ, ये जो प्रश्न है सारे जो सामान्य अध्ययन से संबंधित एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डिटेल्स भी देखेंगे और साथ ही मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपना जो भी प्रतिक्रिया रहेगी उसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन या फिर जापान? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ये, जर्मनी। ठीक है, जो रूर कोयला क्षेत्र है वो जर्मनी में स्थित है। ठीक है, अब ये रूर कोयला क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये फ्रेंड्स, ये जो रूर कोयला क्षेत्र है ये यूरोप का जो है, ये यूरोप का सबसे बड़ा और विश्वविख्यात कोयला क्षेत्र है। ठीक है, ये जो रूर कोयला क्षेत्र है ये यूरोप का और पूरे विश्व में विख्यात है ये रूर कोयला क्षेत्र जो है। ठीक है, साथ ही ये जर्मनी का सबसे बड़ा जो है क्या है, नगरीय क्षेत्र है। ठीक है, इसका जो जनसंख्या घनत्व है फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, 2800 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। ठीक है, 2000 मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 2800 व्यक्ति रहते हैं। इतना ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो रूर कोयला क्षेत्र है उसके दक्षिणी सीमा पे क्या है, रूर नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखते नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब पेंसिल से लिखेंगे, पेन से लिखेंगे तो लिखावट के लिए कम स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब आप उंगली से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है पेन की, मतलब स्पेस की। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो रूर कोयला क्षेत्र है यहाँ से जर्मनी का लगभग 80% कोयला जो है वो यहीं रूर कोयला क्षेत्र से निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर से दोहरा देता हूँ, ये जो क्षेत्र है वो जर्मनी का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है, साथ ही ये यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है और इसकी दक्षिणी सीमा पर रूर नदी है। साथ ही ये यूरोप का सबसे बड़ा और विश्वविख्यात कोयला क्षेत्र है और यहाँ पे जर्मनी का लगभग 80% कोयला मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? ये अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार की बात किया जा रहा है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1993, 1995, 1996 या फिर 1998। तो आपका जवाब मैं बता रहा हूँ क्या आ सकता है, 1993 आ सकता है। ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार की बात की गई है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये, 1996। देखिए, 1993 में क्या हुआ था, जो हमारा पंचायती राज है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है, उसका क्या हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है, मैं इस पे आपको डिटेल प्रोवाइड करा देता हूँ, देख लीजिए। ये देखिए, वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है पहले स्तर पे, पंचायत समिति होती है दूसरे स्तर पे और जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन किया जाता है। तो ये जो ग्राम पंचायत है ये सबसे क्या है,
निचले स्तर का ये व्यवस्था है। ठीक है। अब पंचायती राज से संबंधित जो विभिन्न समितियां थीं वो उनमें से ये थी कि बलवंत राय मेहता समिति 1956 से 57 तक काम की, अशोक मेहता समिति 1977 से 78 तक, PV.K. राव समिति 1985 में आई। ठीक है। साथ ही डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 में आई और P.K. थुंगन समिति 1988 में आई। तो इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जो हम लोगों का प्रश्न था उसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1993। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर भी। ठीक है। ये पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को शक्तियाँ प्रदान करे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया है, इसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा कि कौन सी नदी घाटी छत्तीसगढ़ में यहाँ पे करना, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कावेरी, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर है हमारा वो है महानदी। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी बेसिन है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसका नाम क्या है? महानदी है। ठीक है। अब देख लेते हैं महानदी के बारे में थोड़ा सा डिटेल। ये देखिए, वैसे तो जो भारत की जो सबसे बड़ी नदी बेसिन है वो कौन सी है? वो है गंगा है। ठीक है। 8,61,452 वर्ग किलोमीटर में ये बहती है। ये हिमालय की गंगोत्री से निकलती है और 2,525 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये हम लोग इंडिया लेवल पे देख रहे हैं। तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी बेसिन है वो उसका क्या नाम है? गंगा नदी बेसिन है। ठीक है। जबकि छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी नदी बेसिन है उसका नाम है महानदी बेसिन। ठीक है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ की जो नदी बेसिन है महानदी, उसके संबंध में देख लेते हैं। इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के 50% से अधिक भाग पर है। यह प्राकृतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है और छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल कहलाता है। मतलब ये जो छत्तीसगढ़ की जो नदी बेसिन है बड़ी वाली महानदी बेसिन, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है लकड़ी, गोबर, परमाणु ऊर्जा या फिर कोयला। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ठीक है। ये बायोमास शब्द यूज़ किया गया है तो यहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए। बायोमास मतलब जो ज़मीन से प्राप्त होती है ना, ज़मीन के अंदर से, जैसे लकड़ी से हमें मिल जाती है, गोबर से मिल जाती है, कोयला से मिल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण, जिसको हम लोग संरक्षण के नाम से भी जानते हैं, अधिनियम कब पारित किया गया? 1986, 1974, 1981 या फिर 1971? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 1986। ठीक है। अब देख लेते हैं इसका डिटेल। ये देखो, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत सारे जो नियम बने हुए हैं, है ना, अधिनियम बने हुए, उसके संबंध में ये डिटेल है, देख लीजिए। जैसे जल प्रदूषण संबंधी कानून है, रिवर्स बॉर्डर्स 1956 में आया था, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में आया था। ये जो अधिनियम है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके इसको देखिएगा। इसमें आपको कम से कम एक ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है। जैसे जल उपकर प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1977 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में।
ठीक है। और वायु प्रदूषण से संबंधित ये देखो फैक्ट्रीज एक्ट का कब आया, 1948 में आया है, ठीक है। इनफ्लेमेबल्स सब्सटेंस एक्ट 1952 में आया है। वायु प्रदूषण निवारण 1981 में आया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में फिर रिपीट हो गया है। भूमि से संबंधित देख लीजिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन अधिनियम 1951 में, और इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 में। मतलब ये बहुत सारे अधिनियम्स हैं इसमें। आप लोग मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 16 सितंबर को, 29 अप्रैल को या फिर 2 अक्टूबर को? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। जबकि ये 30 जनवरी को आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो गांधी जी हैं उसकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। कौन की हत्या? नाथूराम गोडसे जी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। जबकि 2 अक्टूबर को क्या होता है कि गांधी जी का क्या रहता है, जयंती रहता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये 29 अप्रैल को हम लोग विश्व जो नृत्य दिवस होता है वो मनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण ये यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट है पूरा, ठीक है। जैसे 21 मार्च को विश्व वन दिवस है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, 23 मार्च को, ये पूरा माह से संबंधित है, पूरे माह से संबंधित है। ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान संशोधन, खालिस्तान संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पंचायतों संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। 73वें, 68वें, 74वें या फिर 82वें? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 74वें संविधान संशोधन ने, नगर पंचायत की बात की जा रही है तो 74वें संविधान संशोधन ने, ठीक है। ये देख लीजिए 73वें 74वें संविधान संशोधन कब आया था? ये 1993 में ही आया था, ठीक है। यहीं से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। देखिए 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? ऑप्शन दिया हुआ है वायनाड, वडोदरा, हैदराबाद या फिर इंदौर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद ने 18 शहरों को पीछा छोड़ते हुए क्या किया हुआ है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब जीता हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए हैदराबाद ने दुनिया के 18 शहरों को पछाड़, मतलब केवल अपने देश की बात नहीं की जा रही है, पूरे दुनिया के 18 शहरों को पछाड़ दिया। इसमें पेरिस, बोगोटा, मैक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल, फोर्टालेजा को हराकर प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड हासिल किया। इसके साथ ही हैदराबाद ने AIPH के लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड एक्सक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी का पुरस्कार भी अपने नाम कर लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें देखिएगा आपको करंट के भी 2-4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको हम लोग CCPI के नाम से भी जानते हैं, 2023 में भारत की रैंक क्या है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8वां, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का रैंक है वो है 8वां रैंक है, ठीक है। इसके पहले इसका जो रैंक था भारत का वो था 10वें नंबर पे, ठीक है। फ्रेंड्स थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए
भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको हम लोग CCPI के नाम से जानते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, 2023 में 8वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में कौन से स्थान पे था, मैंने पहले बताया। वर्ष 2022 में इसका रैंक क्या था, 10वां था। यह महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है कि यह जो प्रदर्शन सूचकांक है, यह जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। मतलब कहाँ से ये इसका प्रकाशन होता है, तो इसका प्रकाशन होता है फ्रेंड्स, ये जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है, तो उसको प्रति वर्ष वार्षिक रूप से 2005 से प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, 2-3 प्रश्न बन जाएंगे आपसे कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है वो कब से प्रसारित किए जा रहे हैं, प्रकाशित किए जा रहे हैं, तो 2005 से। और कौन सी संस्था इसको प्रकाशित करती है, तो ध्यान रखना, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है कोहिमा, जामनगर, विशाखापट्टनम या फिर कटक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जामनगर। ठीक है, तो WHO का जो पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र है वो भारत में जामनगर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और ये जामनगर कहाँ पे है, तो जामनगर फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, टॉम ऑफ सेंट के रचयिता कौन है। ऑप्शन है विक्रम सेठ, राजीव शुक्ला, गीतांजलि श्री या फिर सुदर्शन देव। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये बहुत ही न्यूज़ में रहा, ये एक प्रकार से मानिए ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीतांजलि श्री। ठीक है, तो ये टॉम ऑफ सेंट, मतलब इसको हम लोग, टॉम ऑफ सेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं हिंदी में, तो रेत का क्या हो जाएगा, टीला हो जाएगा। ठीक है, रेत का टीला या फिर रेत का मकबरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मकबरा हो जाएगा। ठीक है, रेत का मकबरा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, जिसको हम लोग रेत समाधि के नाम से भी जानते हैं ना। ठीक है, तो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री का वर्ष 2008 का हिंदी भाषा का उपन्यास है। ये टॉम ऑफ सेंट जो है वो गीतांजलि श्री का 2008 का हिंदी भाषा का उपन्यास है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया था। ठीक है, और 2022 में यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय भाषा से अनुवादित पहला उपन्यास बन गया है। ठीक है, मतलब ये 2022 का बुकर प्राइज़ जीता है। ठीक है, जब बुकर प्राइज़ मिलता है तो जो नगद इनाम मिलता है उसको 50-50 दो लोगों में, जैसे हिंदी में किन्होंने किया हुआ है तो गीतांजलि श्री ने, लेकिन उसका अंग्रेजी में जिन्होंने अनुवाद किया है वो उनका क्या नाम है, डेजी रॉकवेल है ना, अमेरिका के हैं। तो उनको भी जो पुरस्कार मनी प्राप्त हुई है उसमें से 50-50 शेयर करना पड़ा है। ये देख लीजिए, ये रेत समाधि। यह उपन्यास भरोसा दिलाता है कि यह सांसों पर कब्जा करने वालों, उनको कुचलने वालों के खिलाफ है। खुली सांस की ज़रूरत महसूस करते हुए ही इस उपन्यास को पढ़ने का आनंद है। रेत समाधि के अनुवाद टॉम ऑफ सेंट पर गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को जिस दिन साझा बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई, हिंदी जगत में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो। ऑप्शन है जापान, म्यांमार, यूक्रेन या फिर अमेरिका। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जापान। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो, ये जापान में जाकर उन्होंने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है।
निम्नलिखित में से यह किस राज्य से संबंधित है? बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर पंजाब? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये जो बसोली पेंटिंग है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब बसोली पेंटिंग के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, ये बसोली पेंटिंग जो रहती है वो इस प्रकार की रहती है। इसमें डिटेल्स दिए हुए हैं। बसोली चित्रकला की उत्पत्ति जम्मू और कश्मीर के बसोली क्षेत्र में हुई। यह लघु चित्रों का एक प्रतिष्ठित स्कूल है जो अपने ज्वलंत विचारोत्तेजक रंगों, बोल्ड रेखाओं और गहरे चेहरे के पैटर्न के लिए जाना जाता है। इसे पहाड़ी चित्रकला की पहली पाठशाला माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा आप लोगों ने तो बहुत सारे जगहों पे देखा हुआ ऐसी पेंटिंग्स है ना, तो आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, ये बसोली पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इन्फोर्स द राइट टू वॉक? ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब ने चलने के अधिकार को लागू कर दिया है। ठीक है, और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। अभी पंजाब के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है अभी? तो मान साहब हैं। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो मान साहब हैं। और वो कोई किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? तो वो आप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये केरला के बारे में हम थोड़ी जान लेते हैं। ये केरला जो है, केरला के ऊपर अभी रिसेंटली मूवी अभी आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, द केरला स्टोरी के नाम से, है ना। केरला में 2018 में बहुत ही भयंकर बाढ़ भी आई हुई थी, तो इस बात को आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए किसको स्माइल एम्बेसडर चुना है? ऑप्शन है रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सचिन तेंदुलकर। तो महाराष्ट्र सरकार ने, जान रहे हो कि सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, है ना। इन्होंने अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में बहुत सारे सेंचुरीज लगाए हैं और ये पहले ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने डबल सेंचुरी पहले बार क्या किया था, कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, जो सबसे पहले डबल सेंचुरी आई है वनडे में, तो किनके हाथों आई है? तो वो सचिन तेंदुलकर जी के हाथों आई हुई है। ठीक है, किसके खिलाफ बनाया था इन्होंने डबल सेंचुरी? तो इन्होंने बनाया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, और देखिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये रणवीर सिंह, रणबीर कपूर भी बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना, बहुत सारे ब्रांडों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इसके बारे में थोड़ा ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए, जैसे रणवीर सिंह जो हैं वो किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो स्टार स्पोर्ट्स और पेप्सी के। महेंद्र सिंह धोनी जी किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो वायकॉम 18, भारतीय सेना, ड्रीम 11, फोकस स्टार, कास्ट 24, रेड बस, इंडिगो पेंट, सोनाटा, टीवीएस और 7 इंक ब्रेव्स। ठीक है, वही एनएमडीसी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो निखत जरीन जी हैं। आगे देख लेते हैं। और इसमें ये देखिए, जैसे अजय देवगन जी हैं, अजय देवगन जी किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो वो आरोग्य सेतु ऐप, लीडर बैट्रिक्स और विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, ऐसा करके एक विज्ञापन आता है। वीरेंद्र सहवाग जी पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और राणा दग्गुबाती वो सिएट और यूबॉन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राणा दग्गुबाती वही हैं जिन्होंने बाहुबली मूवी में खलनायक की भूमिका निभाया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या फिर गृह मंत्रालय? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट या फिर लिग्नाइट? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है, क्या आ जाएगा इसमें, हमें क्या पूछा गया है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला पूछा गया है ना। तो निम्न श्रेणी का जो भूरा कोयला होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लिग्नाइट। क्या आ जाएगा, ये लिग्नाइट आ जाएगा, देख लीजिए ये लिग्नाइट आ जाएगा, निम्न श्रेणी का है। और इससे भी जो निम्न श्रेणी का रहता है उसका नाम है बीट। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। ये जो कोयले के प्रकार हैं इसमें से देख लीजिए, जो एंथ्रेसाइट होता है वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा 94 से लेकर 98% रहती है। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 78 से 86% के मध्य रहता है। लिग्नाइट में 28 से 30%, जबकि पीट जो है वो सबसे निम्न स्तर का है। लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ था उसमें पीट नहीं था, इसलिए हमें कौन सा सेलेक्ट करना पड़ा, लिग्नाइट को सेलेक्ट करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये कोयले का प्रकार भी देख लीजिए। ये देखो, ये एंथ्रीसाइट है जो सबसे बेस्ट रहती है ना, ये एंथ्रीसाइट, फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट और ये है पीट। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉसेस रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन दिया है निवर्तनी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, चक्रवाती दबाव या फिर पश्चिमी विक्षोभ। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमने भारत का निचला वाला हिस्सा बनाया, ये दक्षिण वाला हिस्सा, ठीक है, और ये हमारा आ जाता है ये उत्तर वाला हिस्सा, ठीक है, और ये आ जाता है पश्चिम वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये उत्तर और ये पश्चिमी वाले भाग में किस कारण से शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, जबकि एक चीज़ और बता देता हूँ, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते पूरे भारत में क्या होती है, वर्षा होती है, और जो खरीफ की फसल है वो शुरुआत हो जाती है इसी मानसून के प्रारंभ के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? ऑप्शन दिया हुआ है निर्वाचन आयोग, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जी संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति के संबंध में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था क्या था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि जो महिला राष्ट्रपति अपने भारत में कितने हुए हैं? तो महिला राष्ट्रपति की संख्या 2 है। प्रथम नंबर पे कौन थी? तो प्रथम नंबर पे थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। और दूसरे नंबर पे अभी आए हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और महिला राष्ट्रपति में इनका नाम दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल पहले नंबर पे आती हैं, जबकि दूसरे महिला राष्ट्रपति के नाम की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी ने किनको रिप्लेस किया है? तो उन्होंने रिप्लेस किया है रामनाथ कोविंद जी को। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? तो इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हम लोग और डिटेल देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो इनका कार्यकाल जो था 1950 से 1962 तक रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे तथा यह एकमात्र राष्ट्रपति थे जो मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों हुए। ये आप लोगों के लिए की पॉइंट हो सकता है।
जो मनोनीत हुए और निर्वाचित हुए ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए करके प्रश्न बनेगा, तो आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, साथ ही इसमें आपको और की पॉइंट को देखना है, भारत में सर्वाधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न तथा अजात शत्रु के नाम से भी जाने जाते थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो इतनी डिटेल्स आपको राजेंद्र प्रसाद से रखनी है, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में रखनी है। वहीं रामनाथ कोविंद जी के बारे में देख लेते हैं। तो रामनाथ कोविंद जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो वो 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 2017 से जो थे उनका कार्यकाल 2023 तक रहा। ठीक, और राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं और दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं, जबकि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। देखो 3 प्रश्न बन रहा है। ठीक, कौन से नंबर की हैं? तो 15वें नंबर की हैं। ठीक है, महिला राष्ट्रपति में इनका नंबर कितने क्रम पे है? कौन से क्रम पे है? तो दूसरे क्रम पे, और ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये देखो मैंने अब जो बात दोहराया वही बात है कि प्रतिभा पाटिल के बाद यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी डिटेल्स आप लोगों को, अगर आप रीड कर रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं आप, तो आपको इतना डिटेल्स आना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूना समझौता 1932 इनके मध्य का एक करार था। ऑप्शन दिया हुआ अम्बेडकर नेहरू, अम्बेडकर गांधी, अम्बेडकर सरदार या फिर गांधी नेहरू। तो फ्रेंड्स ये पूना पैक्ट जो है, जिसको हम लोग पूना समझौते के नाम से भी जानते हैं, तो ये अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ था 1932 में। उसी को हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, आप लोगों को पता होगा, ये विश्व विख्यात, पूरे विश्व में इनके जैसा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ। ये जितने डिग्री रखते हैं अपने पास, जितने डिग्री रखते थे उतना डिग्री अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं रख पाया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप है? ऑप्शन है कैथोड रे ट्यूब, सर्किट रे ट्रांसमिशन, सर्किट रे ट्यूब या फिर कैथोड रे ट्रांसमिशन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है फारूक, बरीद, फैजल या फिर फरीद। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये फरीद। तो शेर शाह सूरी जी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? फरीद था। ठीक है, अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने देखा होगा शेर शाह मूवी आई हुई थी। ठीक है, जिसमें मुख्य भूमिका में कौन थे? तो मल्होत्रा जी थे, है ना। और उसमें जो उनकी हीरोइन बनी थी उनका क्या नाम था? थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ मैं। आडवाणी, आई थिंक आडवाणी उसका सरनेम है ना। थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, आप लोग मेरे को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। देखिए, भारत में जन्मा पठान था शेर शाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया। शेर शाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था। मतलब ये है, देखिए, शेर शाह सूरी पहले बाबर का एक सैनिक था। ठीक है, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। यहीं से प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे, तब शेर शाह ने
बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश स्थापित किया। सन 1539 में शेर शाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेर शाह ने जीत लिया। 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और अपने दिमाग से ये जानने की कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करने के बाद कि शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को मिल रहा है, अगर आप उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स बना सकते हैं तो उसको बनाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। यहाँ पे थोड़ा वाष्पोत्सर्जन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में वाष्पोत्सर्जन जो है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ये ज के ऊपर में रारेफ लगना था, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जो है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल होती है उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। जबकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर लैक्रिमल ग्रंथि। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंखों में क्या आते हैं, आंसू आ जाते हैं, ठीक है। जबकि जो ये हाइपोथैलेमस है ये हमारे शरीर में तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना। ये थायराइड ग्रंथि जो है आप लोगों को पता होगा, थायराइड की जो समस्या होती है वो जैसे प्रेगनेंसी शुरुआत होती है महिलाओं की, तो थायराइड की समस्या अधिकतर महिलाओं को हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या फिर विज्ञान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा खेलकूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अब थोड़ा अर्जुन पुरस्कार से संबंधित थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के मुख्य नायक अर्जुन के नाम पर अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था, है ना। ये 1961 में स्थापित किया था। यह युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के सम्मान में प्रदान किया जाता है। खेल रत्न पुरस्कार के अस्तित्व में आने से पूर्व यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था, ठीक है। खेल रत्न पुरस्कार जब अस्तित्व में नहीं आया था तो उसके पूर्व इसको भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान के नाम से जाना जाता था। इसमें अगला बिंदु दिया हुआ है, 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रदान किए गए अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को अर्जुन की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र तथा नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब नगद पुरस्कार के रूप में कितने पैसे मिलते हैं? तो 15 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक बिंदु और इसमें भारत के फुटबॉल ओलंपिक खिलाड़ी पी.के. बनर्जी 1961 में अपने उद्घाटन संस्करण में अर्जुन पुरस्कार के 20 प्राप्तकर्ताओं में शामिल थे। और इसमें और अगली बात लिखी गई है, हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्सडेन अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि जो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ध्यान रखना, अन्ना लम्सडेन कौन सी खिलाड़ी थी? हॉकी की खिलाड़ी थी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे नगद इनाम कितना मिलता है, तो 15 लाख रुपए मिलते हैं। और पुरस्कार चिन्ह में क्या क्या रहता है? अर्जुन अपने धनुष के साथ और स्क्रॉल की कांस्य प्रतिमा मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था वो कौन था? ऑप्शन दिया है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अन्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। वो सच्चे जैन मुनि थे जिन्होंने उपवास के द्वारा अपना शरीर क्या कर दिया था?
त्याग दिया था। इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं चंद्रगुप्त जी के बारे में। तो चंद्रगुप्त, ये देख लीजिए, चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था? तो 340 ईसा पूर्व में उनका जन्म स्थान था पाटलिपुत्र। मृत्यु कब हुआ था? 297 ईसा पूर्व में। मृत्यु का स्थान कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। ठीक है। और उनकी जो शासनकाल की जो अवधि है उसको देखिए, 321 से 298 ईसा पूर्व तक। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो दुधारा और हेलेना। हेलेना वही है जिन्होंने सेल्यूकस की बेटी हैं, है ना। और उत्तराधिकारी इनके कौन थे? तो बिंदुसार थे। और इनके पिताजी का क्या नाम था? सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है। इनकी माँ का नाम क्या था? मूरा था। और इनके जो पौत्र हुए, ग्रैंडसन, है ना, तो अशोक, सुशिम और वित्तशोका। ठीक, इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, विपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर चित्तरंजन दास। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चित्तरंजन दास जी को हम लोग देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो उपाधि मिली थी वो मिली थी गुरुदेव, है ना। जब भी हम लोग पूरा नाम लेते हैं तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से जानते हैं। और बी आर अम्बेडकर जी का जो उपाधि है उसको हम लोग जानते हैं बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथिलीन, ऑक्सिन, जिबरलिन या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इथिलीन। इथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर, ल्यूवेनहॉक, वियनर या फिर लिवाइन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लैंडस्टीनर रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल या फिर टेलीफोन सेवा। तो फ्रेंड्स, ग्रीन चैनल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो डाक सेवा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है? रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहार या फिर मेघदूतम। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुमार संभव। कुमार संभव महाकाव्य है कालिदास जी का, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर अन्य। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम या फिर प्राकृतिक स्पेक्ट्रम या फिर सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा आप लोग, ये ट्रम रहेगा। ठीक है, ये ट्रम रहेगा यहाँ पे। ठीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष जब भी बनता है, ठीक है, इंद्रधनुष जब भी बनता है तो वो प्राकृतिक रूप से बनता है। जब बारिश होती है ना, और धूप निकलती है तो उसी दौरान ये देखने को मिलती है। बारिश जैसे थम जाती है और धूप निकलती है हल्की सी, तो उसी दौरान आपको इंद्रधनुष देखने को मिलते हैं। ठीक हो। इंद्रधनुष को याद रखने के लिए अंग्रेजी में एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या नाम है? बैजानी हपी नाला। ठीक है, बैजानी हपी नाला। ये अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग आसानी से इंद्रधनुष में कितने रंग रहते हैं? तो 7 रंग रहते हैं, ये ध्यान में रख पाओगे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? चेचक, क्षय, रेबीज या फिर छोटी चेचक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षय।
ये क्षय रोग को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, तो टीबी के नाम से भी जानते हैं। ये टीबी वो देखने वाला टीबी नहीं है ना, ये रोग का नाम है टीबी। ठीक, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर केरल? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। गोवा जो राज्य है, ठीक है, ये गोवा यहाँ पे, ठीक है, गोवा है, तो वो क्या है, भारतीय राज्य की, मतलब इसकी जो समुद्र तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है। और सबसे जो लंबी सीमा बनाती है वो कौन सी राज्य बनाती है? यहाँ पे गुजरात बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बुद्ध के पहले उपदेश में दर्शाई गई मुद्रा है? ऑप्शन है भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा या फिर अभय मुद्रा? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म चक्र मुद्रा। अब बुद्ध जी के बारे में, महात्मा बुद्ध जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए उनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान लुम्बिनी, जिसको रुम्बिनी देवी के नाम से भी जानते हैं। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता महामाया, पिता शुद्धोधन, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पुत्र राहुल, गोत्र गौतम, जन्म का प्रतीक क्या था? कमल। और महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में उन्होंने किया था? तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया हुआ था। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और उपदेश की जो उनकी भाषा थी वो क्या थी? मागधी थी। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। तो वातावरण में जो प्रकाश का विसरण होता है वो धूलकण के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? किस क्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है ये बताना हमें। ऑप्शन है ऊष्मा उपचार, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या फिर एंजाइमों के द्वारा? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वनस्पति तेल को घी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ऑप्शन है सिंधु व झेलम नदी के मध्य, झेलम व चेनाब नदी के मध्य, चेनाब व रावी नदी के मध्य या फिर रावी व व्यास नदी के मध्य? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिंधु व झेलम। प्राचीन नगर जो तक्षशिला है जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में अवस्थित है, तो वो कौन सी नदी के बीच अवस्थित है? तो सिंधु व झेलम नदी के मध्य अवस्थित है। ठीक है, तक्षशिला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए तक्षशिला, ये है ना तक्षशिला, और उसको पाली भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो तक्षशिला के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। ठीक, प्राचीन भारत की जब बात करते हैं तो कौन से देश की राजधानी थी? तो गांधार देश की राजधानी थी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था और 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, ये तक्षशिला है फ्रेंड्स, देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। और ये भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका जो है वो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है उसको देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। ये देखिए
भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। मतलब कौन से काल का है? तो पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। प्रश्न यहीं से बन जाएगा। ठीक है, जो भीमबेटका है तो वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जवाब आ जाएगा शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन से काल के वहाँ पे शैल चित्र और शैलाश्रय हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए कौन से? तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इनकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये विश्व विरासत में शामिल है। यूनेस्को के विश्व विरासत में इसको शामिल कर लिया गया है। ये देखिए, ये भीमबेटका है और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरा चित्र बना हुआ है ना। अगला प्रश्न है हमारा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा रॉक मेमोरियल के बारे में डिटेल्स। ये देखिए, विवेकानंद स्मारक शिला के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। एकनाथ रानाडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष सहयोग प्रदान किया था। ये देख लीजिए, इसको देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा याद कहीं आ जाए, है ना। यही क्या है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। ठीक, रॉक किस लिए बोला, रॉक किसको बोला जाता है? ये चट्टान आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ये क्या है? सब चट्टान है ये यहाँ पे, है ना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? बेलगांव, कराची, नागपुर या फिर अमरावती? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बेलगांव में केवल एक ही बार गांधी जी द्वारा क्या किया गया था? अध्यक्षता किया गया था। ठीक, कांग्रेस अधिवेशन का। थोड़ा बेलगांव और गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने कलकत्ता में कांग्रेस के 1901 सत्र में भाग लिया। ठीक, यह कांग्रेस सत्र में उनकी पहली उपस्थिति थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो कब बने? तो 1924 में। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर या फिर मथुरा? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो विराटनगर थी। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, केरल, राजस्थान या फिर बिहार? तो फ्रेंड्स, ये जो गुरु शिखर चोटी है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है ना। राजस्थान में स्थित है ये, और इसको जो जैन है ना, वो जैनों की एक
महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आई थिंक एक मंदिर बनी हुई है, मैं थोड़ा डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण, सातवाहन, शक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। सोने के जो नियमित सिक्के चलाए गए थे वो किनके द्वारा चलाए गए थे? तो कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। प्राचीन भारत की बात हो रही ना, ठीक है। और जहाँ तक धातु मुद्रा की बात की जाती है तो गौतम बुद्ध जी ने धातु मुद्रा की शुरुआत की थी। थोड़ा डिटेल देख लीजिए। भारत में धातु के सिक्के सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के समय में प्रचलन में आए, जिसका समय 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। बुद्ध के समय पाए गए सिक्के आहत सिक्के, आहत मतलब जिसको हम लोग पंच मारते हैं ना, मतलब उनको ठोकर लगा के, ठोक के, जो जिस पे हम लोग ठोक के क्या करते हैं, उसको एक रूप देते हैं, है ना, उसी को हम लोग आहत सिक्के बोलते हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृति बनी होती थी। ये सिक्के अधिकांशतः चांदी के तथा कुछ तांबे के बने होते थे, जबकि जो कुषाण कालीन जो सिक्के थे वो अधिकतर क्या थे? सोने के सिक्के थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? बुंदेला राजपूत, सिंधिया, चंदेल राजपूत या फिर होलकर? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल राजपूत। खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर लोहा? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाया जाता है उसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम है। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? गैस में, सिर्फ ठोस में, द्रव में या फिर तीनों में? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ ठोस में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? खड़गपुर, शोलापुर, गोरखपुर या फिर जोधपुर? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पे है? तो यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? ऑप्शन है द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इंडिया एक्सप्रेस? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। विश्व में सबसे अधिक वितरण होने वाला क्या है? अंग्रेजी अखबार है। अब द टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एक अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। इसका प्रबंधन और स्वामित्व बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इस अखबार की प्रसार संख्या का दैनिक संस्करण 1850 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1850 से इन्होंने प्रकाशन शुरू किया था। 1861 में बॉम्बे टाइम्स को नया नाम दिया गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसे हर शनिवार और बुधवार को प्रकाशित किया जाता है। तो इतना डिटेल आप लोगों के लिए पर्याप्त है। डिटेल्स आपको और भी कॉन्फिडेंट देता है। ठीक है, आपको और कॉन्फिडेंस देता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, गणेश वासुदेव मावलंकर, श्री एम अयंगर या फिर सरदार हुकुम सिंह? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, जो थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं।
और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं वरिष्ठ अधिष्ठाता, सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। उसका निर्वाचन लोकसभा चुनाव के बाद कर लिया जाता है। लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है उनका चुनाव जो है। वह संसद के सदस्यों में से ही 5 साल के लिए चुना जाता है। उससे अपेक्षा की जाती कि वह अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे ताकि कार्यवाही में निष्पक्षता बनी रहे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला यह 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम निरस्त किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको निरस्त किया गया था। और इसको लागू किसके कार्यकाल में किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट था उसको लागू किया गया था। तो देखो कितना कन्फ्यूज़न भरा वाला जवाब है। लॉर्ड लिटन प्रारंभ करता थे और लॉर्ड रिपन जो थे वो समाप्त करने वाले थे। कुछ डिटेल देख लेते हैं इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन द्वारा 1878 में पास हुआ। कब पास हुआ था? तो 1878 में ये पास हुआ था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया, किंतु यह एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप भारतीयों ने इस एक्ट का बड़े जोर से विरोध किया। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आप लोगों का लगभग 50 से 52 प्रश्न। उम्मीद है ये वीडियो और ये प्रश्न जो है आपके बहुत काम आने वाला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को अपना भरपूर प्यार दीजिएगा और जो भी बातें रहेगी उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।